हेलो गाइस, दिस इज़ संगमित्रा हेयर। आज का टॉपिक हमारा है वो इंडियन हिस्ट्री है। और ये सब्जेक्ट जो है वो ऐसा है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों आज से स्टार्ट करते हैं कि इन जो मेन चीज़ हैं मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट चीज़ कराऊंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश यानी कि यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन यूनानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो थी वो एकदम डिफरेंट होती थी। तो वो सिंधु जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिंधु था, बट वो सिंधु ना कहकर वो हिंदू कहते थे, जिसे यही यहाँ के पूरे जो इस इलाके मतलब जो शब्द जो है जो हिंदू शब्द जो है वो पूरे इलाके में फिर यही फैल गया। फिर यहाँ के जो लोगों के लिए ये एक नदी के नाम से जाना जाता था। यह यूनानी इसे इंदे, अरब इसे हिंद कहते थे, और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो आज भी ये हिंदुस्तान के ही नाम से जाना जाता है। बट ये शब्द जो है वो अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हिंदुस्तान शब्द जो है वो किस भाषा से उत्पत्ति उसकी हुई है। तो दोस्तों ये शब्द की ये फारसी शब्द है, फारसी में से हिंदू कहते हैं, हिंदू शब्द से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी एक उत्तर हो गया, जैसे मैं इंडिया का मैप बनाती हूँ एक इस तरह पूरा मैप तो नहीं बना पा रही हूँ, बट थोड़ा सा आइडिया एक तरह से आइडिया सा लग जाएगा। तो जो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये इस पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, ये दक्षिणी पॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये उत्तर और दक्षिण, तो यहाँ के जो है ना, जैसे ये लिखा है कि देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में यानी उत्तर ऊपर हो गया, तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की। जो यहाँ का जो साउथ का पोर्शन है तो यहाँ पर क्या था, यह दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत होता था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर है आधुनिक भारत। और इसको इस तरह से फिर नोट में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, यानी एक प्राचीन भारत हो गया, एक मध्यकालीन भारत हो गया, और एक आधुनिक भारत हो गया। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। तो ये 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये इतिहासकार थे, ये एक हिस्टोरियन थे। तो उन्होंने क्या बोला, इनका नाम क्या था? क्रिस्टोफ सेलियरस इनको जाता है। ये ईयर है इसका 1638 से लेकर 1707 एडी इनका कार्यकाल रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यानी कि भारतीय प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो हमारे जैसे इतिहास की हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो ये एक ये हो गया, एक धर्म ग्रंथ हो गया, एक ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, एक विदेशों का विवरण हो गया, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गए। अब वन करके हम इसका डिस्कशन करेंगे। धर्म ग्रंथ का मतलब क्या होता है? धर्म ग्रंथ यानी जैसे हमारे 4 वेद हैं, और उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जो भी हमारे हिस्टोरिकल जो सोर्स होते हैं उनके थ्रू हमें इतिहास की जानकारी मिलती है।
और क्या है? और तीसरा ये है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण मतलब क्या होता है, जो भारत में जो विदेशी लोग जो आए थे, तो जैसे फार्सियन आया था और कई सारे चीनी यात्री आए थे, है ना। तो इस तरह से इन इन उन्होंने अपने वृतांत लिखे थे, उनके बारे में हमें मिलती है जानकारी इतिहास की। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब जैसे हड़प्पा हो गया, और हड़प्पा जैसे 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 जगह जगह खुदाई होती गई और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिलती गई, है ना, उनको किसी किसी आर्कियोलॉजिस्ट जो स्थान होता है पुरातत्व संबंधी जो होता है, वहाँ पर उनका सारे साक्ष्य को, एविडेंस को एक हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया गया, वहाँ रखे गए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। हमारे जो हमारे 4 मेन ग्रंथ हैं, जो वेद हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं। तो यानी एक एक हो गया, एक ऋग्वेद हो गया, एक यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। और इन चारों वेदों को कलेक्शन करके क्या कहते हैं, इनको संहिता का नाम देते हैं। तो ये सबसे पुराना वेद जो है वो हमारा क्या है, वो ऋग्वेद है। ठीक है, ये ऋग्वेद है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसको कहा जाता है, त्रिचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने हैं, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं, सूक्त 1028 सूक्त हैं। तो और इसके बाद ये ऋचाएँ हैं, ये इतनी ऋचाएँ हैं 10,462। इस वेद के, ये वेद लिखे किसने हैं, ये देखो, ये वेद जो हैं आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इनकी रचनाएं किसने करी थी, ऋषियों ने करी थी। इनकी ऋषियों ने करी थी। और इनको क्या कहा जाता है, होत्र। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये होत्र की पूछ लेंगे आपसे कि ऋग्वेद को पढ़ने की, उसको क्या कहते हैं, पढ़ने वाली वेद को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। यहाँ से भी दोस्तों कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में सावित्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित किया जाता है। तो ये गायत्री मंत्र जो कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों ये ऋग्वेद से ही लिया गया है गायत्री मंत्र। इसके 9 मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। सोम क्या है, सोम एक पौधा होता है। अब इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार प्रश्न आया था, यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये कि खिल का मतलब क्या है। तो उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कोई चीज़ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं लग रही है। इसके हाँ एक चीज़ और है, ये है ये चतुर्वर्ष, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर चातुर्वर्णीय जो है समाज की कल्पना का आर्थ स्रोत जो है वो 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण थे। क्या थे, एक ब्राह्मण वर्ण था, एक क्षत्रिय वर्ण था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। और पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ था। मतलब पहले क्या था, यानी काम के आधार पर सबको डिवाइड कर दिया गया था। यानी कि ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण को सिर्फ अध्ययन करने का अधिकार था, पूजा पाठ करने का अधिकार होता था। क्षत्रियों को राजा भी बोला जाता था, युद्ध करने का अधिकार होता था। वैश्य जो हैं वो कृषक वर्ग कहलाते थे, और इन तीनों की सेवा करने का पायदान जो होता था वो शूद्रों का होता था। आगे दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के जितने भी कर्मकांड होते हैं, कर्मकांड से संबंधित होता है, वो सारे चीज़ इसमें दे देते। ये गद्य, इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा वो कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही शामिल हैं।
तो दोस्तों ये यजुर्वेद है। फिर सामवेद होता है। सामवेद का, शाम का मतलब क्या होता है? शाम का मतलब होता है गान। यानी जो सामवेद जो है वो भारत में संगीत का जनक भी इसको बोला जाता है। तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाने जाने वाली ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके अतिरिक्त उद्रात्र, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि उद्रात्र क्या है। उद्रात्र क्या है? इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। प्रत्येक जो प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अब यहाँ पर नोट में पढ़ लीजिए दोस्तों। ये कहता है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगला देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद ये रचित इस वेद में 731 मंत्र अर्थात 6000 पद हैं। इसके अंतर्गत ऋग्वेदिक मंत्र भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में मतलब कन्याओं के जन्म का मतलब निंदा करता है। मतलब जैसे किसी परिवार में अगर लड़की पैदा हो जाती है तो उसका जो है ये निंदा करती है। इनको मतलब वो नहीं करता, ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे और आज के लिए यहीं तक। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।